हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम सभी लोग गणित का अध्ययन करेंगे। गणित के अंतर्गत हम सभी लोग निश्चित समाकलन का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हम सभी लोगों ने निश्चित समाकलन को शुरू किया था, जिसके अंतर्गत हम निश्चित समाकलन क्या होता है, निश्चित समाकलन प्रगुण क्या होते हैं और निश्चित समाकलन जितने प्रगुण हैं उसको मैंने अच्छे तरीके से समझा था। उसका बेसिक क्या है, किस आधार पर उसको प्रूव करते हैं, प्रगुण नंबर 1 क्या है, 2 क्या है, सभी प्रगुणों को मैंने बताया था कैसे कैसे क्या क्या यूज होगा। आज उसी पर आधारित हम कुछ प्रश्नों को अध्ययन करेंगे। तो जो कि हम उन्हीं प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं जो बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं या बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट हैं या पूछे जाने की संभावनाएँ हैं। और आप सभी लोग, हमें उम्मीद है कि पूरा वीडियो आप लोग सभी लोग देख रहे होंगे और प्रारंभ से देख रहे होंगे, शुरू से। जब आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे तभी आपको इस वीडियो का आनंद आ पाएगा, अन्यथा इस में आपको मज़ा नहीं आएगा। वीडियो का पूरा आनंद लेने के लिए आप वीडियो को पूरा देखिए, तभी उसके अच्छे से कॉन्सेप्ट मिल पाएंगे। जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे, बीच बीच में मैंने अच्छे अच्छे कॉन्सेप्टों को दिए, तभी आप उन कॉन्सेप्टों को पकड़ पाएँ। अन्यथा किसी में आप शुरू करेंगे, उसके बाद बीच बीच भगा कर जब देखेंगे, उसके बाद उसकी स्पीड को बढ़ा कर देखेंगे, बीच में कट करके देखेंगे, तो आपको अच्छे कॉन्सेप्ट नहीं मिल पाएंगे। तो जब उसके बाद वाला लेक्चर आना प्रारंभ हो जाएगा तो उसको हम यही बताते हैं, पिछली वीडियो में बताया, तो आपको पुनः देखना पड़ेगा। इससे बेहतर रहेगा कि आप पहले ही वीडियो को उन चीज़ों को देखें। और आपके धीरे धीरे बोर्ड परीक्षा नज़दीक आ रही हैं। बोर्ड परीक्षा को जैसे जैसे बोर्ड परीक्षा नज़दीक आते रहेंगी, आपके ऊपर और प्रेशर, एक जो कहते हैं मनोवैज्ञानिक दबाव आने लगेगा। आपको बस कितना मनोवैज्ञानिक दबाव को हटाने के लिए बस एक ही चीज़ करना है, आपको उस बोर्ड परीक्षा के बारे में सोचना नहीं है, बल्कि उस बोर्ड परीक्षा के बारे में ना सोच करके हम कितना ज़्यादा तैयार कर ले जाए, कितनी अच्छी पढ़ाई कर ले जाए, उसके विषय में सोचना है। बोर्ड परीक्षा में जो बार बार क्वेश्चन पूछे गए उसका रिवीजन, कई बार रिवीजन करें, उसको प्रैक्टिस करें। और हम आपको वीडियो के माध्यम से फिजिक्स और मैथ को अच्छे तरीके से बता रहे हैं, उन प्रश्नों को बता रहे हैं जो बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं, और उसको हम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ बता रहे हैं। जब आप अच्छे तरीके से पढ़ाई करेंगे, आप बोर्ड परीक्षा के विषय में ना सोच करके आप अपने पढ़ाई के विषय में सोचेंगे, आपके माइंड पर प्रेशर भी कोई मनोवैज्ञानिक दबाव भी नहीं आएगा। और जब मेहनत करेंगे, जो कुछ भी मनोवैज्ञानिक दबाव रहेगा वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। और आप एक कॉन्फिडेंस, आपके अंदर एक विश्वास आएगा और आपके अंदर एक नया ऊर्जा आएगा जब आप रेगुलर मेहनत कर रहे होते हैं। जब आप रेगुलर मेहनत करेंगे, रेगुलर अगर आप 3 घंटे पढ़ रहे हैं तो 3 ही घंटे पढ़ें, लेकिन रेगुलर पढ़िए। जब आप रेगुलर पढ़ेंगे तो आपका मनोबल कभी गिरेगा नहीं, हमेशा जो मनोबल रहेगा वो हमेशा लगातार बढ़ता ही रहेगा। प्रैक्टिस कीजिए, जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको बेनिफिट होने वाला है, तभी आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। मार्क्स को अच्छे आने के लिए तो आपको ये नहीं सोचना हम इतने घंटे पढ़ रहे हैं, आपको मैक्सिमम समय देना पड़ेगा, क्योंकि वो समय धीरे धीरे आ रहा है कि आपको मैक्सिमम 3-5 घंटे 6 घंटे पढ़ने पड़ेंगे। जब आपने सोच रखा है कि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो सोचते हैं हमारा 90% आए, वो सोचते हैं केवल, लेकिन बहुत ऐसे विद्यार्थी जो पहले से सोच कर बैठे हैं कि हमारा 95% से ऊपर आना चाहिए, तो वो नहीं सोचते हम कितने घंटे पढ़ाई कर रहे हैं। उनके लिए मायने नहीं रखता कि हम कितने देर तक पढ़ रहे हैं, कब उठ रहे हैं, उनके माइंड हमेशा सेट रहता है। ये सब चीज़ें कहते हैं ना कि परिंदों को नहीं दी जाती है सीख उड़ानों की, वो तो खुद तय करते हैं मंजिल आसमानों की, रखता है हौसला आसमान को छूने का, परवाह नहीं होती उसे गिर जाने की। तो इसी प्रकार से वो अपनी पढ़ाई को निरंतरता से आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, मेरा नाम मंगलेश प्रजापति है और ये हम सबका खूबसूरत सा प्यारा सा चैनल डेल्टा 2 पाई है। हम निश्चित समाकलन के प्रगुण के आधार पर हम कुछ प्रश्नों को देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि जो कि 2016 में पूछा गया है। I इक्वल हो जाएगा 0 से 1 tan इनवर्स x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। हमने पहले ही बताया था कि जब आप अनिश्चित समाकलन पढ़ रहे होते हैं, इसके अंदर पूरा का पूरा अनिश्चित समाकलन का इंक्लूड कर दिया जाएगा। कब अनिश्चित समाकलन, कौन सा फलन लग जाए, कब प्रतिस्थापन समाकलन लगे, कब आंशिक भिन्न का यूज़ करने लगे, कब खंड सा लग जाए, कोई पता नहीं। इसलिए आपको अनिश्चित समाकलन की पूरे वीडियो को आपको देखना है। आप जब पूरे वीडियो देख कर आएंगे, आप डालिए डेल्टा 2 पाई इनडिफिनिट, क्या हो जाएगा, वहाँ से अनिश्चित समाकलन कर देंगे या आप इनडिफिनिट इंटीग्रेशन कर देंगे, तो आपको पूरा का पूरा क्या आ जाएगा वीडियो। उसके बाद आप डिफिनिट इंटीग्रेशन पर आएँ। तो यहाँ से हम दो प्रक्रिया, तो हम x बराबर 10 रख दें, या तो हम tan इनवर्स x बराबर 1 मान ले, प्रतिस्थापित कर दें, या t मान लें। 1 नहीं t मान लेते हैं, तो मान लेंगे यहाँ से माना tan इनवर्स x बराबर t हो जाएगा। इम्प्लाइज x का अगर वैल्यू हम निकालेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से x बराबर हो जाएगा tan t हो जाएगा। तो tan इनवर्स का अवकलन कर देंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स का अवकलन क्या होगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर क्या हो जाएगा dt।
अब यहाँ पर क्या है, जब हमने कई बार बताया कि जब आप किसी भी चर को आप प्रतिस्थापित करते हैं दूसरे चर के लिए, तो वहाँ पर क्या करते हैं, आपको सीमाओं में परिवर्तन करते हैं, लिमिट में परिवर्तन करते हैं। तुरंत आपको लिमिट इतना हमेशा जब किसी भी चर को आप परिवर्तित करते हैं प्रतिस्थापन समाकलन यूज़ करेंगे, और वह निश्चित समाकलन में प्रतिस्थापन का यूज़ करेंगे, तो उसके साथ साथ उस चर को परिवर्तन करने के साथ साथ आपकी सीमाएँ भी परिवर्तन होंगी, निश्चित समाकलन सीमाएँ भी परिवर्तन में आएंगी। तो लिखेंगे यहाँ पर सीमाओं में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन मीन्स यहाँ हो जाएगा लिमिट चेंजिंग, लिमिट हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से, यदि x बराबर 0 हो तो, अगर x बराबर 0 यहाँ पर रखेंगे, tan 0 का वैल्यू क्या आ जाएगा 0, अर्थात t बराबर क्या हो जाएगा 0। लिखेंगे यदि x बराबर 1, तो जब यहाँ पर tan इनवर्स 1 आ जाएगा तो t का जो वैल्यू हो जाएगा π/4 हो जाएगा, t बराबर π/4 आ गया। हमने लिमिट को भी चेंज कर दिया तो क्या हो जाएगा यहाँ से, ये क्या बना, हम इसको लिख सकते हैं I = tan इनवर्स हो जाएगा 1/1 प्लस x² dx। जब आपके लिमिट 0 है तो t का वैल्यू 0 है, जब लिमिट 1 है तो t का वैल्यू π/4 आया यहाँ से, तो यहाँ से हो जाएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस x² dx का वैल्यू dt हो गया, और tan इनवर्स x का जो वैल्यू है कितना है, t है। तो यहाँ से लिखेंगे हम I = हो जाएगा 0 से π/4 हो जाएगा, और इसका जो वैल्यू है t हो जाएगा dt हो जाएगा। अब हम t का क्या कर देंगे, t⁴ है, t का समाकलन हो जाएगा t⁴ अपन कितना हो जाएगा यहाँ से। अब जब भी हम समाकलन करते हैं तो उसके बाद जो लिमिट होती है बड़े कोष्ठक में अपर और लोअर लिमिट क्या है आपका, 0 क्या है, निम्न सीमा है लोअर लिमिट, ए π/4 क्या उच्च सीमा अपर लिमिट। तो यहाँ से लिखेंगे हम 0 से π/4, यहाँ से हो जाएगा 1/2 बाहर निकल जाएगा, तो लिखेंगे यहाँ से π² और क्या हो 0 से π/4 हो जाएगा। अब हमने आपको जब बेसिक आपको बताया, आपको जब निश्चित समाकलन के पहला लेक्चर आपको डाला वहाँ बनाया गया, तो वहाँ पर मैंने बताया कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपर लिमिट रखते हैं, फिर लोअर लिमिट रख करके हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो यहाँ पर क्या पहले क्या जो लिमिट दिया गया है किसकी है, यहाँ से लिमिट t² है, ये किसकी लिमिट है, t की है लिमिट। तो पहले क्या रखेंगे यहाँ पर अपर लिमिट मीन्स हो जाएगा π/4 का होल स्क्वायर, उसके बाद लोअर लिमिट 0 का होल स्क्वायर बीच में माइनस, ये क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, और π/4 का हो जाएगा π² कितना हो जाएगा 16, और 0 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा π² अपन कितना हो 32 हो जाएगा, π² अपन 32 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, इस दिए गए फलन क्या हो जाए, निश्चित समाकलन कहाँ से कहाँ तक करना, 0 से 1 तक। हम आपको दोबारा बताएंगे, आप जब भी निश्चित समाकलन के लेक्चर नंबर आप 2 देख रहे हो, डिफरेंट इंटीग्रेशन के लेक्चर नंबर 2 देख रहे हो, तो सबसे पहले हम यही आपको सलाह देंगे कि लेक्चर नंबर 1 आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि लेक्चर नंबर 1 में मैंने पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं। अगर उसको नहीं देखेंगे यहाँ पर तो आपके अच्छे कॉन्सेप्ट नहीं बन पाएंगे, और आपको धीरे धीरे न्यूमेरिकल आएंगे तो आप रटना प्रारंभ कर देंगे। इसलिए मैथ में रटी नहीं जाती, उसके कॉन्सेप्टों को पकड़े जाते हैं। इसलिए लेक्चर नंबर 1 आपको मैंने हर एक प्रगुणों को बताया है कि निश्चित समाकलन क्या होता है, प्रगुण का यूज कब करेंगे, कैसे उसको सिद्ध करेंगे, कब प्रगुण नंबर 5 के जो कब प्रगुण नंबर 1 के, और मैंने ये भी बताया कि प्रगुण को एक सीरियल नंबर में याद करना, उसको लर्न करना है। तो हम इस प्रकार से था, जिसका जो वैल्यू है कितना है π²/32, जो कि यूपी बोर्ड 2016 में पूछा गया। अब दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन में क्या कहा है, दूसरा क्वेश्चन में क्या कर दिया, लिमिट चेंज कर दिया गया है, लिमिट चेंज किया है। तो यहाँ से हम थोड़ा सा सेम टाइप क्वेश्चन है, दिया गया है इंटीग्रेशन √3 to 1 हो जाएगा, और दिया गया 1/1 प्लस x² dx है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अब इसको हम क्या मानते हैं, डायरेक्ट क्या है आपका फार्मूला, ये 1/1 प्लस x² क्या है, फार्मूला है। तो इसका जो फार्मूला होता है क्या होता है, इसको हम हल करेंगे, I = हो जाएगा इंटीग्रेशन √3 to 1/1 प्लस x² क्या हो जाएगा dx। एक इसका फार्मूला है tan इनवर्स x का, तो यहाँ से हो जाएगा tan इनवर्स हो जाएगा x हो जाएगा, यहाँ से बड़े कोष्ठक लोअर लिमिट टू क्या हो जाएगा अपर लिमिट। तो ये जो लिमिट दी गई है किसकी लिमिट है, x की। तो यहाँ से रखेंगे हम, हो जाएगा tan इनवर्स 1, और ये माइनस हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, tan इनवर्स हो जाएगा √3।
तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये टेन इनवर्स है, तो हो जाएगा टेन इनवर्स, टेन कितने अंश का मान होता है, टेन 45 अंश का, हो जाएगा π/4 माइनस टेन इनवर्स, टेन कितने अंश का √3 होता है, टेन 60 अंश, टेन 60 अंश हो जाएगा π/3 हो जाएगा। अब यहाँ पे कैसे टेन इनवर्स टेन एक्स बराबर क्या होता है, एक्स, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या था, टेन इनवर्स टेन एक्स बराबर एक्स, कास इनवर्स कास एक्स बराबर एक्स, साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स टेन एक्स बराबर एक्स हो जाएगा, यहाँ से टेन इनवर्स टेन एक्स बराबर एक्स हो जाएगा, अर्थात हम क्या यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ से आ जाएगा π/4 हो जाएगा और माइनस π/3, इसका अल्लाह से कितना हो जाएगा, LCM 12 हो जाएगा, तो 4 3 12 हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा, और ये टेन इनवर्स यहाँ पर √3 है, तो √3 टेन कितने अंश का मान हो जाएगा, यहाँ से 60 अंश का मान हो जाएगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, π/3 हो जाएगा, और यहाँ से कितना हो गया, π/4 हो गया, और यहाँ से हम लिखेंगे तो 3 चौक 12 हो जाएगा, यहाँ से -4 हो जाएगा, यहाँ से 3π, ये 4π हो जाएगा, यहाँ से घटेगा तो कितना बन जाएगा, यहाँ से -π/12 हो जाएगा। एक बार दोबारा देख लेते हैं, यहाँ से दिया गया है इंटीग्रेशन √3 to 1 dx/x² है, तो 1/1 + x² जो होता है वो टेन इनवर्स का फार्मूला होता है, टेन इनवर्स का क्या हो जाएगा, इस समाकलन हो जाएगा। अब लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, पहले क्या रखेंगे, अपर लिमिट, उसके बाद माइनस लोअर लिमिट हो जाएगा। 1 जो है टेन कितने अंश का मान होता है, π/4 45 अंश का, √3 कितने अंश का मान होता है, यहाँ से क्योंकि टेन 30 अंश का मान 1/√3 होता है, टेन 60 अंश का मान हो जाएगा √3 हो जाएगा, तो यहाँ से कितना टेन 60 अंश हो जाएगा, टेन इनवर्स टेन एक्स बराबर एक्स हो जाएगा, और टेन इनवर्स टेन π/4 बराबर π/4 आ गया। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, π/12 हो जाएगा, तो 4 3 12 हो जाएगा, 3 चौक 12 हो जाएगा, ये -π/12 इसका आंसर हो गया। ये सब आपके MCQ क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस प्रकार से इन चीज़ों को हम हल करते हैं। हम अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन वही क्वेश्चन दिया गया, बस इसमें लिमिट को चेंज कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है 1/√3 है, और यहाँ पर क्या हो गया, √3 हो गया, ये क्या हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा, और ये 1/√3 हो जाएगा। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन दिया गया है 1/√3 to √3 है, dx/1 + x² है, तो जो इसका समाकलन हो जाएगा 1/1 + x² का समाकलन होता है टेन इनवर्स x, तो यहाँ से लिखेंगे हम टेन इनवर्स x हो जाएगा, टेन इनवर्स x हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स x का जो वैल्यू यहाँ से हो जाएगा, लिमिट कितनी है 1/√3, यहाँ पर कितना हो जाएगा √3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अपर लिमिट का वैल्यू टेन इनवर्स x हो जाएगा √3 माइनस लोअर लिमिट टेन इनवर्स 1 क्या हो जाएगा √3। अब यहाँ से क्या लिखेंगे, टेन इनवर्स, टेन ये कितना है √3 है, टेन कितने अंश का मान हो जाएगा 60 अंश का मान, टेन हो जाएगा π/3 हो जाएगा, माइनस टेन इनवर्स ये 1/√3, टेन कितने अंश का मान 1/√3 होता है, टेन 30 अंश का मान, तो लिखेंगे हम टेन π/ यहाँ से हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो दोबारा क्या लग गया, टेन इनवर्स टेन एक्स बराबर एक्स, टेन इनवर्स टेन एक्स बराबर एक्स, तो यहाँ से i लिखेंगे, ये π/3 हो जाएगा, और ये क्या बनेगा -π/6 हो जाएगा। इसका एलसीएम कितना 6 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा 2π, और यहाँ से कितना हो जाएगा पाई, ये i हो जाएगा, i कितना हो जाएगा π/6। ये दिए गए इस प्रश्न का आंसर होगा। बस आपको क्या करना है, आपको जो निश्चित समाकलन है ये केवल थोड़ा सा प्रगुण का यूज होने वाला है उसमें। अभी जब आगे थोड़ा बढ़ेंगे हम लेक्चर नंबर 3 लेकर आएंगे, लेक्चर नंबर 4 लेकर आएंगे, लेक्चर नंबर 5 लेकर आएंगे, 3 5 तक जितने क्वेश्चन आए हैं सब समाप्त कर देंगे। तो उसमें क्या होगा, प्रगुण का यूज होने लगेगा, और वह प्रगुण जो लगेगा आपका वो पूरे कॉन्सेप्ट अब वो कहाँ पर आपको लगाना है, अनिश्चित समाकलन की, और लास्ट में जब उसको समाकलन कर देते हैं तो उसके बाद हम क्या रखते हैं, लिमिट रख देते हैं। बस हमें यही करना ही है निश्चित, क्योंकि यहाँ पर उसमें क्या था, लिमिट कोई नहीं थी, कहाँ से कहाँ तक उसकी वैल्यू जाएगी, लेकिन यहाँ पर फिक्स कर दिया इसकी जो वैल्यू हो जाएगी 0 से π/4 तक जाएगी, या 1 से लेकर 3 तक जाएगी, या 1/√3 से लेकर √3 तक जाएगी, कोई फिक्स वैल्यू देता है वहाँ पर। तो हम अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया 2022 में, और ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था 2024 में। अब हम अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, जिसमें हम आज प्रगुण का प्रयोग करते हैं। ये चौथा क्वेश्चन क्या दिया गया है, i है इंटीग्रेशन -π/2 से π/2 और sin पावर 7 x dx। इसी को सॉल्व करने से तो सोल्यूशन हो जाएगा। हम इसको लिखते हैं, i हो जाएगा इंटीग्रेशन -π/2 से π/2
साइन पावर 7x क्या हो जाएगा dx। तो आपको मैंने प्रगुण नंबर 6 बताया है। प्रगुण नंबर 6 क्या है, इंटीग्रेशन -a to a एफ हाफ एक्स dx बराबर, उसके दो वैल्यू आपको बताया गया है। कब, पहला 2 × 0 से a एफ हाफ एक्स dx यदि एफ हाफ एक्स एक सम फलन हो। दूसरा क्या है आपका 0 यदि एफ हाफ एक्स एक विषम फलन हो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लिखेंगे प्रगुण नंबर हो जाएगा 6 से, प्रगुण नंबर 6 से हो जाएगा यहाँ से -a to a एफ हाफ एक्स dx बराबर हो जाएगा 2 हो जाएगा यहाँ से 0 to ये एफ हाफ एक्स dx यदि एफ हाफ एक्स क्या हो, एक सम फलन हो। दूसरा 0 यदि एफ हाफ एक्स एक विषम फलन हो। ये सम फलन क्या होते हैं, विषम फलन क्या होते हैं, मैंने इसके बेसिक लेक्चर में बता दिया, पहले लेक्चर में बताया। तो सम फलन के लिए क्या, इसको पहले हम सम फलन के लिए चेक करते हैं। अगर सम नहीं होगा तो विषम होगा। हम जानते हैं यदि कोई फलन सम फलन है तो, यदि कोई फलन सम फलन होगा यह है तो एफ हाफ -x बराबर क्या होता है, एफ हाफ, इसी का पालन करना चाहिए। अगर ऐसा है तो सम फलन है, तो ये वाला कंडीशन लगा देंगे। तो यहाँ पर एफ हाफ एक्स का वैल्यू कितना दिया गया है, एफ हाफ एक्स बराबर साइन 7x दिया गया है। तो यहाँ पर क्या रखेंगे -x, तो हो जाएगा साइन पावर 7 -x। तो ये जो हो जाएगा साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो हो जाएगा माइनस साइन पावर 7x हो जाएगा। और ये जो वैल्यू आया, ये वैल्यू कितना आया, एफ हाफ एक्स -x रखे हैं, ये जो वैल्यू आ रहा है ये कितना आ रहा है, -एफ हाफ एक्स आ रहा है। ये वैल्यू एफ हाफ -x और एफ हाफ एक्स नहीं आया। अगर एफ हाफ -x और एफ हाफ एक्स आता तो सम फलन होता, लेकिन एफ हाफ -x और एफ हाफ एक्स आ गया, ये क्या हो गया, विषम फलन। और विषम फलन के लिए वैल्यू कितना दिया गया है, 0। अर्थात हो जाएगा, यहाँ से लिखेंगे अर्थात i = -π/2 से π/2 साइन पावर 7x का जो वैल्यू हो जाएगा 7x dx का जो वैल्यू हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्योंकि साइन पावर 7x ये क्या है, आपका विषम फलन है। ये क्या है, विषम फलन। ये कोई भी फलन एफ हाफ -x और एफ हाफ एक्स आता है तो सम फलन होता है। यदि एफ हाफ -x बराबर -एफ हाफ एक्स आता है तो विषम फलन, जो कि साइन पावर 7x क्या है आपका, एक विषम फलन है, इसलिए उसका जो वैल्यू हो जाता है क्या होता है, 0 हो जाता है। मैंने एक प्रगुण को अच्छे तरीके से मैंने बेसिक में बताया, इसलिए आपको बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले आप लेक्चर नंबर 1 देखिए निश्चित समाकलन का, उसके बाद जब यहाँ पर आएंगे तो आपको हर एक क्वेश्चन बहुत आसान लगेंगे। हम अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है जो कि 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ से हो जाएगा इंटीग्रेशन है 0 से या -π/2 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स dx। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा i = -π/2 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स dx। समीकरण 1 बन जाएगा। अब पहले ये क्या, प्रगुण नंबर 6 का प्रयोग करेंगे। यहाँ से प्रगुण नंबर क्या हो जाएगा, 6 का प्रयोग करेंगे हम यहाँ से। तो प्रगुण नंबर 6 में क्या होगा, प्रगुण नंबर 6 क्या है आपका, -a to a एफ हाफ एक्स dx बराबर हो जाएगा यहाँ से 2 to a एफ हाफ एक्स dx। क्या हो जाएगा, यदि एफ हाफ एक्स एक सम फलन हो, 0 यदि एफ हाफ एक्स एक विषम फलन हो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अब इसको चेक करेंगे। सम फलन के लिए क्या, सम फलन की शर्त क्या होता है, सम फलन के लिए अगर सम नहीं होगा तो विषम हो जाएगा। सम फलन के लिए क्या होता है, एफ हाफ -x बराबर होता है एफ हाफ एक्स। तो यहाँ से लिखेंगे हम एफ हाफ एक्स बराबर दिया गया है साइन स्क्वायर एक्स, तो एफ हाफ -x यहाँ पर रखेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर -x। इसे क्या लिखेंगे, हम लिख सकते हैं साइन -x पूरे का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस साइन x पूरे का होल स्क्वायर, और जो माइनस
अगर कोई भी संख्या माइनस में है उसका पूर्ण वर्ग करेंगे क्या हो जाएगा, वो प्लस में आएगा साइन स्क्वायर एक्स, अर्थात जो वैल्यू आया एफ हाफ माइनस एक्स बराबर कितना आ गया, ये साइन स्क्वायर एक्स बराबर एफ हाफ एक्स है तो साइन स्क्वायर एक्स आ गया, हो जाएगा एफ हाफ एक्स, अर्थात माइनस एफ हाफ माइनस एक्स बराबर क्या है, एफ हाफ एक्स, अर्थात दिया गया जो फलन है वो क्या है आपका सम फलन, क्योंकि कितना है आपका एफ हाफ माइनस एक्स बराबर एफ हाफ एक्स आ गया, एफ हाफ माइनस एक्स बराबर एफ हाफ एक्स आ गया। तो लिखेंगे दिया गया फलन एक सम फलन है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, अगर दिया गया फलन एक सम फलन है तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला, यही हो जाएगा आई इक्वल टू हो जाएगा 2 टू ए का जो वैल्यू है इसका मतलब माइनस ए टू ए था, ए का मान यहाँ पर पाई बाई 2 है, हो जाएगा पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा डी एक्स। ये समीकरण कितना बन जाएगा, ये समीकरण क्या हो जाएगा 2। तो लिखेंगे हम जानते हैं साइन स्क्वायर एक्स का समाकलन हम जानते नहीं, अगर साइन स्क्वायर एक्स का नहीं हमने आपको अनिश्चित समाकलन पढ़ाते वक्त बताया था साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर एक्स से टेन स्क्वायर एक्स से और कॉट स्क्वायर एक्स का समाकलन हम नहीं जानते। अगर साइन स्क्वायर एक्स आएगा तो उसके स्थान पे हम क्या रखेंगे, 1 माइनस कास 2x बाई 2 रखेंगे, का स्क्वायर एक्स आएगा तो उसके स्थान पे क्या रखेंगे, 1 प्लस कास 2x बाई 2 रखेंगे, और टेन स्क्वायर एक्स आएगा तो उसके स्थान पे क्या रखेंगे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 रखेंगे, कॉट स्क्वायर एक्स आएगा तो उसके स्थान पे क्या रखेंगे, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। इन सब चीज़ों को मैंने अच्छे से कॉन्सेप्टों को हम अनिश्चित समाकलन में बता दिए हैं। तो यहाँ से हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स के स्थान क्या रखेंगे, 1 माइनस कास 2x बाई 2, लिखेंगे हम समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हो जाएगा यहाँ से आई इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन, यहाँ से 2 बाहर है तो हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 हो जाएगा 1 माइनस कास 2x बाई 2। अब a2 इससे कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा आई इक्वल टू हो जाएगा 2 बाई 2 0 से पाई बाई 2 1 माइनस कास 2x क्या हो जाएगा, यहाँ से dx हो जाएगा, ये dx हो जाएगा। तो आई इक्वल टू अलग अलग करेंगे, 0 से पाई बाई 2 हो जाएगा 1 dx माइनस 0 से पाई बाई 2 हो जाएगा कास 2x हो जाएगा और dx हो जाएगा। यहाँ से 1 dx क्या हो जाएगा, 0 से क्या हो जाएगा, 0 से पाई बाई 2 माइनस कास 2x क्या हो जाएगा, यहाँ से साइन 2x, लेकिन इसमें 2 क्या है, कांस्टेंट है और कैसे रिलेटेड कांस्टेंट जो चर से संबंधित है, तो 2 इसमें क्या होता है भाग, जो रिलेटेड कांस्टेंट हो तो उसका हम क्या करते हैं भाग देते हैं, तो यहाँ से भाग हो गया 2 का, और लिमिट कितना 0 से पाई बाई 2। यहाँ से क्या लिखें पहले अपर लिमिट पाई बाई 2, लोअर लिमिट 0, यहाँ से क्या लिखेंगे माइनस 1/2 बाहर हो जाएगा, अपर लिमिट हो जाएगा साइन 2x के स्थान जब x के स्थान पाई बाई 2 रखेंगे, 2x है जब x के स्थान पाई बाई 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा साइन पाई हो जाएगा, माइनस 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा साइन 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या लिखेंगे हम, ये पाई बाई 2 आ गया, साइन पाई का मान 0 और साइन 0 का मान 0, तो 1/2 इंटू 0 बराबर 0 हो जाएगा, अर्थात इसका जो वैल्यू आ जाएगा क्या हो जाएगा पाई बाई 2। पुनः बता रहे हैं यहाँ से अपर लिमिट रखेंगे यहाँ से पाई बाई 2, लोअर लिमिट 0 तो माइनस 0 हो गया, 1/2 बाहर साइन 2x बचा, साइन 2x में पहले अपर लिमिट साइन 2 इंटू x और x के स्थान में क्या रखेंगे पाई बाई 2 से 2 कैंसिल साइन पाई आ जाएगा, और फिर 0 रखेंगे साइन 0, साइन पाई का मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, साइन 0 का मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 1/2 इंटू 0 बराबर 0 बचेगा क्या पाई बाई आपका पाई बाई 2, अर्थात दिए गए फलन का जो आपका आंसर है कितना हो जाएगा 1/2 पाई बाई 2 हो जाएगा, यहाँ से पाई बाई 2। एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम इस प्रकार का समाकलन बहुत ज़्यादा करेंगे इसमें, जो कि क्या किया गया है सब कुछ जो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगा करके समाकलन जो किया गया है अनिश्चित समाकलन, तो बस यहाँ पर लास्ट में आकर के हम क्या किए हैं उस जो आपकी लिमिट देगी उसका वैल्यू हम रखकर आपका आंसर ला दिए हैं। हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है जो कि 2013 में पूछा गया है। सब हम उन्हीं क्वेश्चनों का अध्ययन कर रहे हैं हम, या वही क्वेश्चन हम बता रहे हैं जो कि बोर्ड में पूछे गए हैं, और आप वो केवल ऐसे ही डायरेक्ट नहीं लगा दे रहे हैं, बल्कि हम क्या पूरा का पूरा वो कॉन्सेप्ट के साथ बता रहे हैं। जब आप कॉन्सेप्टों को पकड़ कर लगाएंगे, जब आप जो वीडियो को पूरा एक सिस्टमेटिक तरीके से में देखेंगे, एक सिस्टम के तहत देखेंगे, और तब उसके बाद आपको वीडियो में जब भी सवाल लगा रहे हो कोई समस्या आने वाली नहीं है। यदि आप पहला वीडियो देख लिए या पहला लेक्चर देख लिए, उसके बाद चौथा लेक्चर देखेंगे तो आपको समझ नहीं आने वाला है, क्योंकि बीच में अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट बताए गए हैं। क्योंकि चौथे लेक्चर को
पढ़ने के लिए उससे पहले 3 लेक्चर बताए गए, क्योंकि थोड़ा थोड़ा हर एक पहले लेक्चर का हो सकता है, दूसरे लेक्चर हो सकता है, तीसरे लेक्चर का कुछ न कुछ कॉन्सेप्ट उसमें यूज हो जाए। जब आप वीडियो को, आप क्रमागत वीडियो को देखेंगे, एक सिस्टम के तहत देखेंगे वीडियो को, तो आपको हर एक, दूसरा वीडियो देखने के लिए पहला लेक्चर देखिए, तीसरा लेक्चर देखने के लिए दूसरा लेक्चर दे, इससे एक चरणबद्ध तरीके से अगर आप लेक्चर को देखेंगे तो आपको हर एक जो नया लेक्चर आएगा वो बहुत अच्छे तरीके से आएगा। और हम पूरे दावे के साथ कह सकते हैं, आप धीरे धीरे जब इस प्रकार से आप देखेंगे, आपकी मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग हो जाएगी जब आप एक चरणबद्ध तरीके से देखेंगे और पूरी ईमानदारी से देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, छठा क्वेश्चन दिया गया है 1/2a 3x² + 2x + 1 dx। यहाँ से हो जाएगा, तो क्या कहा है, ए का मान हमें निकालना है, जो यूपी बोर्ड 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा, यहाँ से इंटीग्रेशन 1/2a 3x² dx प्लस हो जाएगा 3x² हो जाएगा यहाँ से प्लस 2x + 1 dx। अब इसको हम अलग अलग कर लेते हैं। यहाँ से इसका जो वैल्यू दिया गया है और कितना दिया गया है, इसका वैल्यू 11 दिया गया है, इसका जो वैल्यू दिया गया 11 दिया गया है, तो इसको अलग अलग करेंगे। 1/2a 3x² dx प्लस 1/2a 2x dx हो जाएगा 1/2a dx बराबर कितना हो जाएगा 11। तो 3 बाहर हो जाएगा, 1/2a x² dx प्लस 2 बाहर 1/2a x dx प्लस हो जाएगा dx 1/2a बराबर 11 हो जाएगा। तो x² का जो समाकलन होता है वो कितना हो जाएगा, x³/3, यहाँ से 1/2a हो जाएगा प्लस 2x क्या हो जाएगा x² 2, तो हो जाएगा 1/2a हो जाएगा, और dx का x हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 1/2a हो जाएगा बराबर 11। ये जो लिमिट दी गई, x की लिमिट दी गई, x की लिमिट है 1/, ये भी x, तो क्या हो जाएगा 2 की लिमिट है ना, 2 अचर इससे कैंसिल, इससे कैंसिल, तो क्या बचेगा x³ 1/2a प्लस x² 1/2a हो जाएगा प्लस हो जाएगा यहाँ से x हो जाएगा 1/2a बराबर कितना हो जाएगा 11। अब यहाँ पर क्या अपर लिमिट रखेंगे, तो हो जाएगा a³, उसके बाद लोअर लिमिट 1 है, तो बीच में क्या हो जाएगा माइनस, प्लस हो जाएगा यहाँ से a² a का यहाँ पर a² और हो जाएगा -1, यहाँ से हो जाएगा प्लस a, ये हो जाएगा -1 बराबर कितना हो जाएगा 11। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हम पहले a³ प्लस a² प्लस हो जाएगा a -1 -3 और -11 इस साइड आ जाएगा, तो बराबर कितना हो जाएगा 0। तो हो जाएगा a³ प्लस a² प्लस a -14 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब हमें क्या करना है, हमें a का मान निकालना है। तो a का मान के लिए हम क्या इसमें, क्योंकि ये तो लगेगा शेषफल प्रमेय लगेगा, तो हमें सिर्फ a का मान निकालना है, ऐसा नहीं है a के सभी मानों की जांच कीजिए, हमें a का मान निकालना है। a के मान के लिए हम चेक कर लेते हैं, a बराबर हम रख सकते हैं, एक बार +-1 रख ले रहे हैं और एक बार +-2 रख ले रहे हैं। इसी में जो जिस वैल्यू के लिए संतुष्ट हो जाएगा वही a का मान हो जाएगा। अगर हम 1 रखेंगे तो यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, 3 -14 हो जाएगा, तब भी 0 नहीं आएगा। -1 रखेंगे, a -1 a 1 a -1, तो तब भी 0 नहीं आएगा। हम +2 रखेंगे यहाँ पर तो 8 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा +2 हो जाएगा, और -14 बराबर 0। 8 4 12 2 14 -14 बराबर क्या आ गया 0। देखो यहाँ पर जब 1 वैल्यू रखें तब आपका यहाँ से कितना आ रहा था 11 आ रहा था, -1 रखेंगे तो वो भी 0 नहीं आ रहा था। लेकिन जब जैसे मैंने क्या रखा, a का मान +2 रखा, हम +-2 दोनों लिए थे, मैंने +2 ही रख दिया तो उस पर क्या आ गया वैल्यू 0 आ गया। इसका मतलब दिए गए लिखेंगे समीकरण 1, लिखेंगे समीकरण 1 में a बराबर 2 रखने पर समीकरण 1 पूरी तरह से समीकरण 1 को पूरी तरह से संतुष्ट करता है। अतः a बराबर 2 समीकरण का एक हल होगा। अर्थात जो a का वैल्यू हो जाएगा
वह 2 हो जाएगा, क्योंकि दिए गए समीकरण संतुष्ट करता है। यहाँ पर ए के सभी मानों को नहीं कहा है, कहा कि ए का एक वैल्यू ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ए का मान निकालना था, क्योंकि ये ए क्यू प्लस ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 14 कितना दिया गया है, त्रिघातीय समीकरण हम शेषफल प्रमेय के आधार पर सिद्ध करते हैं, जहाँ से तीनों मान आते हैं। तो अगर आपको इसके बाद और सॉल्व करना है तो लिखेंगे ए बराबर 2, समीकरण संतुष्ट करता है, इसलिए इसका एक हल होगा। अगर एक हल होगा तो ए माइनस 2, क्योंकि ए बराबर 2 दिया है, इसलिए ए माइनस 2 में इसमें आप भाग दे देंगे तो तीनों हल आ जाएंगे आपके, ठीक है ना। तो इस प्रकार से मैंने इसको सॉल्व किया, जहाँ पे ए का मान पूछो, जो कि यूपी बोर्ड 2013 में पूछा गया है। हम अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया कि 7वां क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन 1/3 tan इनवर्स x अपान 1 प्लस x स्क्वायर और हो जाएगा यहाँ से dx, जो कि यूपी बोर्ड 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है। यूपी बोर्ड 2012 में पूछा गया। तो लिखेंगे यहाँ से, मान लेते हैं माना यहाँ पर दो प्रक्रिया, या तो x बराबर 10 मानो, या तो आप tan इनवर्स x बराबर x मान लो, किसी भी प्रकार से आप लगा सकते हैं। ये सब प्रक्रिया हम पीछे आपको बता दिए हैं। तो हो जाएगा, मान लेते हैं माना tan इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। इम्प्लाई जैसे क्या रखें, x बराबर वैल्यू जो आएगा वो tan t हो जाएगा। हम यहाँ से लिखेंगे, अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 1/1 प्लस x स्क्वायर dx बराबर कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा। अब जब हमने बताया, अगर किसी भी फलन को हम अगर प्रतिस्थापन में सॉल्व करते हैं और निश्चित समाकलन आ गया, तो प्रतिस्थापित करने के साथ साथ उसके सीमाओं को भी हम परिवर्तित करते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लिखेंगे सीमा परिवर्तन में इसको क्या हो जाएगा, लिमिट चेंजिंग। तो क्या हो जाएगा, यदि x बराबर 1 हो तो, t बराबर हो जाएगा, तो t बराबर π/4 हो जाएगा। यदि x बराबर √3 हो तो, यहाँ पर √3 रखेंगे तो tan कितने अंश का मान √3 होता है, हो जाएगा tan हो जाएगा √3 tan 60 अंश का मान हो जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा, π/3 हो जाएगा, क्योंकि tan 30 अंश का मान √3 होता है, tan 60 अंश का मान हो जाएगा √3। अब लिखेंगे हम इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। लिखेंगे हम समीकरण क्या हो जाएगा, 1 से, समीकरण 1 से कितना हो जाएगा, आई क्वेश्चन दिया गया है, इसको हम लिखेंगे 1/2 √3 हो जाएगा, और हो जाएगा tan इनवर्स x इंटू में हो जाएगा 1/1 प्लस x स्क्वायर dx हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे हम आई इक्वल टू, अब 1/1 प्लस x स्क्वायर dx वैल्यू कितना आया है, dt आया है, और इसको क्या माना गया है, t माना गया है। तो हो जाएगा ये t हो जाएगा और dt हो जाएगा। लिमिट भी चेंज किया गया है, जब x बराबर 1 है तो t का मान कितना आया है, π/4। जब x मान √3 है, t का मान कितना आया है, π/3 हो जाएगा। इसका समाकलन हम करेंगे, हो जाएगा t² 2 हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा π/4, 2 हो जाएगा π/3 हो जाएगा। 1/2 बाहर कर देंगे यहाँ से हम, हो जाएगा यहाँ से, तो t² यहाँ से हो जाएगा π/4, तो क्या हो जाएगा π/3, 1/2 बाहर हो जाएगा। तो क्या अब लोअर लिमिट π/3 का होल स्क्वायर माइनस अपर लिमिट π/4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा π² 9 हो जाएगा, माइनस π² 16 हो जाएगा। तो π² कॉमन लेंगे हम, π² कितना हो जाएगा, यहाँ से π² हो जाएगा यहाँ से 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/9 माइनस 1/, कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे π² 2 हो जाएगा, तो इसका जो एलसीएम होगा 144 हो जाएगा, 144 हो जाएगा। तो 9 16 144 हो जाएगा इस प्रकार से। तो आई कितना 7 आ जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ से हम, हो जाएगा आई क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ से 7 π² 2 इंटू 144 हो जाएगा। तो आई क्वेश्चन हो जाएगा 7 और 7 π² हो जाएगा, 7 π² कितना हो जाएगा 288। दिए गए फलन का एक निश्चित समाकलन कहाँ से कहाँ तक था, 1/√3 tan इनवर्स x 1/1 प्लस x स्क्वायर dx का जो निश्चित समाकलन आया, उसका जो वैल्यू आया वो कितना आया, 7 π² 22 288 आएगा, 288 आ गया।
जब भी आप निश्चित समाकलन पढ़ रहे होते हैं तो उसमें उस समाकलन को अगर आप प्रतिस्थापन समाकलन से हल करते हैं तो आपको साथ में ये भी देना है कि उसकी लिमिट को भी चेंज करनी पड़ेगी। अगर आप लिमिट को चेंज नहीं करेंगे तो समस्या, क्योंकि ये जो लिमिट दी जाती है जिस रूप में फलन होता है उसी की लिमिट, क्योंकि एक्स के रूप में है तो एक्स की लिमिट है, तो आप यहाँ पर टी के रूप में परिवर्तन कर रहे हैं तो एक्स की लिमिट को हमें टी के रूप में परिवर्तन करना पड़ेगा। हमने किया एक्स बराबर 1 तो टी बराबर π/4, एक्स बराबर √3 तो टी बराबर π/3 आ गया। इस प्रकार से मैंने लिमिट को परिवर्तित किया जिसका जो वैल्यू आया 7π² 288 आ गया। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 2019, 2022 और 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है जो कि 2019-22 में 2019, 22 और 23 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्या है, 8वां क्वेश्चन है, हो जाएगा i हो जाएगा 0 से π/2 dx अपान 1 प्लस रूट में tan x हो जाएगा dx। हम इसको लिखेंगे i 0 से π/2 और क्या हो जाएगा dx, इसको लिखेंगे क्या 1 प्लस रूट में sin x अपान रूट में cos x dx हो जाएगा। i हो जाएगा यहाँ से 0 से π/2 हो जाएगा रूट में cos x अपान फिर हो जाएगा रूट में cos x प्लस रूट में क्या हो जाएगा sin x हो जाएगा, यहाँ से dx हो गया। अब क्या करेंगे, अब फलन क्या है आपका 0 से π/2। प्रगुण नंबर 4 आपने क्या पढ़ा है, प्रगुण नंबर 4 में क्या 0 से π/2 पढ़ा है, उसी का हम यूज कर देते हैं। इसको लिखेंगे प्रगुण नंबर 4 से, प्रगुण नंबर 4 से। प्रगुण नंबर 4 क्या है, प्रगुण नंबर 4 है 0 से a f ऑफ x dx बराबर क्या हो जाएगा 0 to a हो जाएगा f ऑफ a माइनस x। ये प्रगुण नंबर 4 है आपका। तो हो जाएगा यहाँ से वही रखेंगे हम, यहाँ से i हो जाएगा f ऑफ x f ऑफ a माइनस x में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन लिमिट में कोई परिवर्तन नहीं, a माइनस x। यहाँ से क्या हो जाएगा 0 से π/2 लिमिट में कोई परिवर्तन नहीं, तो हो जाएगा रूट में cos हो जाएगा π/2 माइनस x हो जाएगा अपान रूट में cos π/2 माइनस x प्लस रूट में हो जाएगा sin π/2 माइनस x dx। i हो जाएगा 0 से π/2, ये क्या हो जाएगा cos 90 माइनस थीटा है, क्या हो जाएगा यहाँ से sin थीटा हो जाएगा, sin x हो जाएगा अपान यहाँ पर x के रूप में है, ये भी क्या हो जाएगा रूट में sin x हो जाएगा प्लस ये क्या हो जाएगा रूट में cos x हो जाएगा, sin 90 माइनस x है, ये क्या हो जाएगा dx। इस समीकरण क्या मान लेते हैं 2, और इसको समीकरण कहाँ पर, इस समीकरण में क्या मान लेते हैं 1। लिखेंगे समीकरण 1 था 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 प्लस 2 कर लिए, तो ये i और i कितना हो जाएगा 2i। समीकरण 1 देखें, जो इस समीकरण 1 का हर है वो रूट sin x प्लस रूट में cos x है, और इसका भी जो हर है रूट में sin x प्लस रूट में cos x है। जब भिन्नों में हर समान होते हैं तो अंश आपस में जुड़ जाते हैं, तो यहाँ पर रूट cos x, यहाँ पर रूट sin x, क्या लिखेंगे हम रूट cos x प्लस रूट sin x अपान में क्या हो जाएगा, अपान हो जाएगा रूट में cos x प्लस रूट में sin x, ये क्या हो जाएगा dx। इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से π/2, यहाँ से हो जाएगा 2i हो जाएगा, ये i यहाँ से हो जाएगा 2i हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा 0 से π/2 dx। 2i बराबर हो जाएगा x और 0 से कितना हो जाएगा π/2, तो हो जाएगा यहाँ से 2i अपर लिमिट π/2 लोअर लिमिट 0 हो जाएगा, तो 2i कितना हो जाएगा π/2, तो i हो जाएगा π/2 पहले से था, तो i π/4। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार आपको पूछा गया है 2019, 2022, 2023 प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए। इसके अलावा इसी प्रकार के क्वेश्चन कई बार पूछे गए, यहाँ पर tan x कर देगा, यहाँ पर cot x कर देगा, या तो ऊपर क्या बना देगा sin x अपान sin x प्लस cos x कर देगा। बहुत सारे क्वेश्चन आपको इसी आधार बताएं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्या है, जो कि यूपी बोर्ड 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, 0 से π/2 log tan x है। इसका हमें समाकलन करना है 0 से π/2 तक करना है, जो कि 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। हम उसको समझते हैं, दिए गए हैं ये 9वां क्वेश्चन दिया गया है। क्या 9वां क्वेश्चन, यहाँ से इंटीग्रेशन 0 से हो जाएगा π/2 log 0 से π/2 log हो जाएगा यहाँ से tan x dx।
अब यहाँ से इसको हम क्या मान लेते हैं, आई मान लेते हैं। लिखेंगे यहाँ से दोबारा प्रगुण नंबर 4 आ गया 0 से, प्रगुण नंबर 4 से, प्रगुण नंबर 4 से हम दोबारा लिख दे रहे हैं। प्रगुण नंबर 4 क्या है, 0 से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स बराबर हो जाएगा 0 से ए एफ ऑफ हो जाएगा ए माइनस एक्स क्या हो जाएगा डी एक्स। तो हो जाएगा यहाँ से आई इक्वल टू हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 हो जाएगा लॉग हो जाएगा एक्स है तो क्या लिखेंगे हम, टेन हो जाएगा यहाँ से पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स हो जाएगा। तो आई इक्वल टू क्या लिखेंगे 0 से पाई बाई 2 लॉग टेन 90 माइनस थीटा बराबर टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉट थीटा। तो टेन पाई बाई 2 माइनस एक्स बराबर हो जाएगा यहाँ से कॉट एक्स डी एक्स हो जाएगा। समीकरण क्या मान लेंगे 2, लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 2 तो क्या हो जाएगा 2 आई इक्वल टू हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 एक कितना है लॉग टेन एक्स डी एक्स प्लस हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 लॉग हो जाएगा लॉग कॉट एक्स डी एक्स। अब यहाँ से हो जाएगा 2 आई इक्वल टू हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 हो जाएगा लॉग टेन एक्स प्लस लॉग कॉट एक्स हो जाएगा यहाँ से डी एक्स। तो क्या बना लॉग एम प्लस लॉग एन क्या बन जाएगा यहाँ से लॉग एम प्लस लॉग एन इक्वल टू लॉग एम इंटू एन। क्या हो जाएगा 2 आई इक्वल टू हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 लॉग एम इंटू लॉग एम हो जाएगा लॉग एम एन मीन्स हो जाएगा टेन एक्स इंटू में हो जाएगा कॉट एक्स डी एक्स। तो आपको आपने 11 त्रिकोणमिति पढ़ा होगा साइन एक्स इंटू कोसेक एक्स मान कितना होता है 1, कॉस एक्स इंटू सेक एक्स मान कितना होता है 1, टेन एक्स इंटू कॉट एक्स मान कितना होता है 1। दोबारा बता रहे हैं टेन एक्स इंटू कॉट एक्स मान कितना होगा 1, साइन एक्स इंटू कोसेक एक्स मान कितना होता है 1, कॉस एक्स इंटू सेक एक्स मान कितना होता है 1। तो यहाँ पे कितना आया है टेन एक्स इंटू कॉट एक्स। तो हो जाएगा यहाँ से 2 आई इक्वल टू हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 हो जाएगा लॉग 1 क्या हो जाएगा डी एक्स बेसी है। तो लॉग 1 बेसी का मान वैल्यू कितना होता है 0 होता है। तो 2 आई बराबर 0 हो जाएगा, आई बराबर कितना हो जाएगा 0। यही दिए गए फलन का आपका निश्चित समाकलन वृत्त से मैंने इसको सॉल्व कर दिया। जितने क्वेश्चन बता रहे हैं हर एक जितने उसके अंदर कॉन्सेप्टों का यूज हो रहा है उसको हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। हर एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको उसको हम पूरा क्लियर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं और इस लेक्चर का सबसे अच्छा क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आज का। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है दिया गया यहाँ से एक्स इक्वल टू हो जाएगा आई इक्वल टू हो जाएगा -1 to 1 हो जाएगा एक्स पावर 4 रूट में एक्स 5 + 1 डी एक्स। अब आपके माइंड में होगा कि प्रगुण नंबर 6 यहाँ पर लगा दें तो हम उसको प्रगुण नंबर 6 देखते हैं समविषम के रूप में। अब मान लेते पूरा फलन क्या है एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स पावर 4 यहाँ से हो जाएगा प्लस एक्स पावर 4 ये हो जाएगा यहाँ से एक्स पावर 4 अंडर रूट में एक्स पावर 5 + 1। हम यहाँ पर माइनस एक्स रखेंगे तो माइनस एक्स हो जाएगा जब ये तो हो जाएगा -x पूरे का होल पावर 4 रूट में -x पूरे का होल पावर 5 + 1 ये हो जाएगा x पावर 4 रूट में हो जाएगा -x पावर 5 + 1 ये क्या हो जाएगा x पावर 4 रूट में 1 - x पावर 5। इसका मतलब जो वैल्यू आ रहा है एफ ऑफ एक्स का मान माइनस, इसका मतलब क्या हुआ एफ ऑफ -x का मान जो हो रहा है एफ ऑफ एक्स के बराबर नहीं आ रहा है। ना तो एफ ऑफ -x का मान एफ ऑफ एक्स के बराबर आ रहा है ना तो -f ऑफ एक्स के रूप में आ रहा है। इसका मतलब जब दोनों में से एक भी नहीं लग रहा है एफ ऑफ -x और एफ ऑफ एक्स नहीं लग रहा है, एफ ऑफ -x और -f ऑफ एक्स का यूज नहीं हो रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर प्रगुण नंबर 6 लगाने का कोई मतलब नहीं होगा। तो यहाँ इसको हम क्या करते हैं प्रतिस्थापन सरल करते हैं। हम इसको हम मान लेते हैं माना हो जाएगा एक्स पावर 5 + 1 बराबर t² मान लेते हैं। तो इसका अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 5x पावर 4 dx बराबर हो जाएगा 2t dt हो जाएगा। तो x पावर 4 dx इक्वल हो जाएगा 2t/5 dt हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा अगर हमने प्रतिस्थापित इसको किया है प्रतिस्थापन समाकलन का मैंने यूज किया तो चर को बदलने के साथ साथ उसकी लिमिट को भी बदलना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या देखेंगे हम यदि x बराबर -1 हो तो यदि x बराबर -1 हो तो t का मान अगर x बराबर -1 करेंगे तो t का जो वैल्यू आएगा 0 हो जाएगा। यदि x बराबर
1 हो जाएगा। जब यहाँ पर 1 रखेंगे तो 2 हो जाएगा, तो टी की वैल्यू हो तो टी बराबर कितना हो जाएगा, रूट में 2 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना रखेंगे हम, तो हो जाएगा आई इक्वल्स टू हो जाएगा -1 0 1 हो जाएगा √2। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, x पावर 4 का मान 2t/5 dt आया है, और इसका मान स्क्वायर में माने हैं तो हो जाएगा t, क्योंकि इसका मान कितना है t स्क्वायर, तो हो जाएगा यहाँ से t स्क्वायर और कितना हो जाएगा 2/5t इंटू dt, तो हो जाएगा आई इक्वल्स टू हो जाएगा 2/5 0 से √2 हो जाएगा और t निकल जाएगा, इंटू में t dt हो जाएगा। आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ से 2/5 बाहर हो जाएगा, 2/5 यहाँ से हो जाएगा t इंटू टी हो जाएगा t स्क्वायर, 0 से √2 हो जाएगा t स्क्वायर dt। आई इक्वल्स टू हो जाएगा 2/5 और इसका हो जाएगा t³/3, ये क्या हो जाएगा यहाँ से 0 से √2 हो जाएगा। इस प्रकार से हम लिमिट को रखते हैं। ये क्या जो लिमिट दिया गया 0 से √2 t की लिमिट है, तो 3 यहाँ पे कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, तो आई इक्वल्स टू निकलेगा 2 हो जाएगा 3 इंटू 5 हो जाएगा t³ हो जाएगा यहाँ 0 से √2। तो अपर लिमिट पहले रखेंगे, ये हो जाएगा 2/15 अपर लिमिट √2 का होल क्यूब -0 का होल क्यूब, ये हो जाएगा आई इक्वल्स टू हो जाएगा 2/15 और √2 का होल क्यूब मतलब 2√2, क्योंकि √2 का और 3 बार मल्टीप्लाई करें √2 इंटू √2 इंटू √2, तो √2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 2 को मल्टीप्लाई √2 में करेंगे तो 2√2 हो जाएगा, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। आई इक्वल्स टू हो जाएगा 4√2/15। यही आपका इस प्रश्न का ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो कि यूपी बोर्ड 2022 में पूछा गया। इसको हम एक बीच से और सॉल्व कर सकते हैं, अगर आप इसको t स्क्वायर नहीं माने t मानकर भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आप किसी प्रकार चाहे x पावर 5 + 1 बराबर t स्क्वायर माने, चाहे x पावर 5 + 1 बराबर आप t माने, किसी भी से सॉल्व करेंगे, लेकिन आपको ध्यान देना है कि लिमिट चेंज करना है। जब आप निश्चित समाकलन प्रतिस्थापन का यूज कर रहे हो तो आपको इस बात बहुत ज़्यादा जरूरी ध्यान देना, जब हम प्रतिस्थापित कर रहे हैं, x को t में परिवर्तित कर रहे हैं, x को y में परिवर्तित कर रहे हैं, तो उस स्थिति में हमें जो x की लिमिट है उसके t की अथवा y की लिमिट के रूप में हमें परिवर्तित करना है। आप जितने आपको लेक्चर डाले जाए हैं, जितने आपको, अगर आप निश्चित समाकलन पढ़ रहे हैं, निश्चित समाकलन पढ़ने के लिए जितने अनिश्चित समाकलन के लेक्चर हैं उसको आप अच्छे से देखें, उसके बाद निश्चित समाकलन का पहला लेक्चर अच्छे तरीके से देखें, तब आप अनिश्चित, क्योंकि अनिश्चित समाकलन बोर्ड में यहाँ से 8 नंबर का प्रश्न आने वाला जरूरी है, और अच्छे हर साल पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। आपको 8 नंबर का जो यहाँ से प्रश्न आएगा वो 8 नंबर आपको देकर जाएगा, और 8 नंबर पढ़ने के लिए आपको निश्चित समाकलन और अनिश्चित समाकलन अच्छे तरीके से आना चाहिए। ये जान लीजिए कि अनिश्चित समाकलन से बहुत कम क्वेश्चन पेपर में आते हैं, जबकि निश्चित समाकलन से और समाकलनों के अनुप्रयोग से और अवकल समीकरण से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। इसलिए ज़रूरी है, अनिश्चित समाकलन से तो आएंगे ही, लेकिन अनिश्चित समाकलन जो है इससे भी कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि निश्चित समाकलनों का अनुप्रयोग और अवकल समीकरण को अच्छे से पढ़ने के लिए आपको अनिश्चित समाकलन आपको अच्छे से आना चाहिए। और मैंने अनिश्चित समाकलन के लगभग 17 लेक्चर डाले हैं, जिसके अंतर्गत मैंने एक लेक्चर में हम उन्हीं प्रश्नों को उठाए हैं जो बोर्ड परीक्षा में पूछे गए या पूछे जाने की संभावना है, और साथ ही साथ प्रत्येक क्वेश्चन को मैंने अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ बताया है। बस आज के लिए बस यहीं तक, धन्यवाद। आप अच्छे से पढ़ते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए।